करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉरेक्स मार्केट। अगर हम करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड डॉलर में होती है जो अप्रोक्सीमेटली 88% है। उसके बाद यूरो आता है जो 32% है, और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी है वो जापान की है, जैपनीज़ येन, जो कि 17% है। इसी तरह ब्रिटिश पाउंड 13%, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 8%, स्विट्ज़रलैंड 6% है, और अदर्स में अप्रोक्सीमेटली 25%। अदर में जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी आ जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे की गई है। सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स सर्वे कंडक्ट करते हैं, और ये जो सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं इनमें डिफरेंट करेंसी पेयर्स की डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसकी बेसिस पे ये परसेंटेज निकाली गई है, और ये डाटा ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। फॉरेक्स मार्केट में 3 तरह के एनालिसिस होते हैं: टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसे किसी भी फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक और करेंसी की फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट और इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये इवैल्यूएशन हिस्टोरिक प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम की बेस पे की जाती है, जिसमें चार्ट्स की स्टडी शामिल है और बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एंड पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट फॉर ट्रेड्स। वो ट्रेडर्स जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो इस बात का यकीन रखते हैं कि हिस्टोरिक प्राइस मूवमेंट कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू फ्यूचर मार्केट बिहेवियर। मैं आपको लाइव चार्ट में एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये रही, ये एक गोल्ड का प्राइस चार्ट है जिसके वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल था। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पे आई तो इस लेवल से टकराने के बाद गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से नीचे गिर गई। उसके बाद अगेन प्राइस बढ़ी और दोबारा से इस रेजिस्टेंस लेवल से टकराने के बाद प्राइस नीचे गिर गई। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है तो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद यहाँ से गोल्ड सेल करना होता है। अब इन लेवल्स को ड्रॉ कैसे करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैसे लेनी है, ये टेक्निकल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज लेकर आऊँगा। उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि गोल्ड बाय कब करना होता है, सपोर्ट लेवल को कैसे ड्रॉ करना है, इन लेवल्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं किसी भी स्टॉक, करेंसी या कमोडिटी को बाय या सेल करने के लिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस को एनालाइज किया जाता है जो कि करेंसी के एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर में जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट को एनालाइज किया जाता है, जिनकी वजह से करेंसी की वैल्यू में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, इलेक्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ट्रेड बैलेंस पे नज़र रखी जाती है और फैसला किया जाता है कि ये गुड इकोनॉमी है या बैड इकोनॉमी। सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में ट्रेडर्स का बिहेवियर देखा जाता है। हर ट्रेडर का मार्केट को देखने का अपना एक ओपिनियन होता है। वाई द मार्केट इज एक्टिंग द वे इट डज। मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसे रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन सेंटिमेंट भी कहा जाता है। ये कब और क्यों क्रिएट होता है, इस वीडियो में हम इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम्स जिससे पूरी दुनिया लपेट में आने का खतरा हो, जैसा कि कोरोना वायरस इसकी लेटेस्ट एग्जांपल है। अबोला वायरस जो कि बहुत पहले अफ्रीका में आया था, या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री को जंग की धमकी दे रहा हो, या फिर 2 कंट्रीज के दरमियान कोई मेजर एग्रीमेंट साइन हो रहा हो। ऐसी सिचुएशन में किन पेयर्स में ट्रेड करनी चाहिए और किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको सेंटिमेंट एनालिसिस में प्रोवाइड की जाएगी।